सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक्स क्लास 10th का, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यानी तीन जो सेक्टर्स हमने पढ़े थे उसका कंपैरिजन यहाँ करेंगे। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो अलग अलग तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही है, यानी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी या टर्शरी की, तो वो ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ बन रही है, बल्कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान बन रहे हैं या सर्विसेज दी जा रही हैं। ऑल्सो द थ्री सेक्टर हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। और बहुत ज़्यादा लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर, ताकि वो गुड्स सामान बना सकें या सर्विसेज दे सकें। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। तो हमने ये तो देख लिया कि सेक्टर्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसको हमने तीन हिस्सों में बांट दिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब अगला स्टेप क्या है कि हमें यह पता लगाना है कि हर सेक्टर्स के अंदर कितने सामान बन रहे हैं या कितनी सर्विसेज दी जा रही हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं हर सेक्टर के अंदर। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर विच आर डोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, while अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। किसी भी इकोनॉमी में, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, कोई एक सेक्टर या एक से ज्यादा सेक्टर ऐसा होना चाहिए जो सबसे आगे हो, यानी मजबूत हो, चाहे प्रोडक्शन के मामले में देख लें या एम्प्लॉयमेंट में। यानी वो सेक्टर ऐसा होना चाहिए कि वहां सामान भी बहुत ज्यादा बन रहा हो या सर्विसेज ज्यादा दी जा रही हो और वहां बहुत ज्यादा लोग दिए जा रहे हो, वहां बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हो दूसरे और सेक्टर्स के मामले में। सिंपल अगर कहें तो एक या एक से ज्यादा सेक्टर आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। अब हम कितना सामान बन रहा है या कितनी सर्विसेज दी जा रही हैं, इसको काउंट कैसे करेंगे, कैसे गिनेंगे और कैसे पता करेंगे कि हर सेक्टर के अंदर कितने सामान बन रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। विद सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क। तो अब चूंकि हजारों क्या लाखों करोड़ों सामान बन रहे हैं और सर्विसेज दी जा रही हैं, तो आप ये सोच सकते हो कि यह तो नामुमकिन है कि हम गिने कि एक एक सामान कितना बन रहा है, क्योंकि हर सेकंड हजारों लाखों सामान बन रहा है या सर्विसेज दी जा रही हैं। अगर आपको सोचिए कि कितने लोग अभी फोन पर बात कर रहे होंगे, कितने लोग बैंक में होंगे, ठीक है, पैसा निकाल रहे होंगे या पैसा जमा कर रहे होंगे, तो ये गिनना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up car and computer and nail and furniture. सिर्फ ऐसा नहीं कि ये जो काम है हमारा इन सब सर्विसेज को या इन गुड्स को गिनना ये बहुत बड़ा है, बल्कि आप ये भी सोचोगे कि हम कार को और कंप्यूटर को और नेल को और फर्नीचर को कैसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये चारों चीज की अगर बात करें तो ये एक लेवल की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार का बनाना और एक पेंसिल से हम कंपेयर करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, तो कार का बनाना एक बड़ी चीज मानी जाएगी, उसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, ज्यादा लोग लगेंगे। और एक अगर पेंसिल की बात करें तो वो बहुत आसानी से बन जाएगी, मशीन है, पता चला एक ही आदमी हजारों पेंसिल बना रहा है डेली। तो ये दोनों एक ही जैसी नहीं है जिसको हम ऐड कर दें। और जितनी बड़ी चीज और जितनी अच्छी चीज आप बनाओगे उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी, ठीक है। क्योंकि अगर छोटी चीजों की हम बात करें, फर्नीचर हो गया, ये तो कोई भी कंट्री अपने यहां बना सकता है, लेकिन अगर कार की बात करें, अच्छी अच्छी कारें होती हैं, ब्रांडेड जो कार्स होती हैं, वो हर कंट्री उस लेवल की नहीं बना सकता और उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। आप एक पेंसिल में हो सकता है 1 रुपए प्रॉफिट लो, लेकिन एक कार में लाखों रुपए प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीजें, अलग अलग चीजें, वो एक लेवल की नहीं होती, उनकी कीमत एक नहीं होती जो हम जोड़ दें सबको साथ में। इट वोंट मेक सेंस, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। यू आर राइट इन थिंकिंग सो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन सारी चीजों को जोड़ने का कोई मतलब नहीं निकलता, तो आप सही सोच रहे हैं। बिल्कुल, इनको जोड़ने का कोई मतलब सच में नहीं निकलेगा। To get around this problem, economists suggest that the values of the good and service should be used rather than adding up the actual number. तो इस मुश्किल से, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक रास्ता सुझाया कि हम ये नहीं गिनेंगे कितना सामान बनना है, बल्कि कितनी वैल्यू है सामान की। फॉर एग्जाम्पल, हम ये नहीं देखेंगे कि 1,000 कार बन रही है और 1 लाख पेंसिल बन रही है, बल्कि हम देखेंगे कि वो जो कार बन रही है वो कितने की है, ठीक है, कितने का सामान बनाया जा रहा है और कितने का सामान बेचा जा रहा है, ये चीज हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if 10,000 kgs of wheat is sold at rupees 8 per kg, the value of wheat will be 80,000.
एग्जाम्पल के तौर पर अगर 10,000 किलो गेहूं बेचा जा रहा है और 1 किलो का दाम 8 रुपए है, तो वीट की वैल्यू कितनी होगी? 80,000। ठीक है, तो हम ये नहीं गिनेंगे कि 10,000 किलो गेहूं बेचा जा रहा है तो 10,000 काउंट करेंगे, बल्कि वो कितने रुपए का या कहें उसकी कितनी वैल्यू है वो देखा जाएगा। तो हम जब काउंट करेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ, तो हम कहेंगे कि 80,000 का गेहूं बेचा गया। ओके, द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट 10 पर कोकोनट विल बी 50,000। इसी तरह अगर कोकोनट का एग्जाम्पल ले लें तो ये नहीं देखा जाएगा, ये नहीं हम लिखेंगे कि 5,000 कोकोनट बेचे गए, बल्कि हम ये कहेंगे कि 50,000 रुपए का कोकोनट बेचा गया। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द 3 सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड आउट। तो हम क्या करते हैं, इसी तरह से अलग अलग सेक्टर्स में कितने रुपए का सामान बना, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ रुपए है, या कितने रुपए की सर्विसेज दी गई, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और जोड़ लेते हैं। रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो क्या? नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड। अब यहां हर वो चीज या जो बन रही है या जो सेवा दी जा रही है उसको हम नहीं काउंट करते। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो हम क्या काउंट करेंगे कि फाइनली यानी जो कस्टमर है उस तक कितने रुपए का सामान पहुंचा या कितने रुपए की सर्विस पहुंची। टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स wheat to a flour mill for rupees 8 per kg. The mill grinds the wheat and sell the flour to the biscuit company for 10 per kg. चलिए इसको दूसरी तरह से मैं दिखाता हूं। तो यहां बात हो रही है कि एक फार्मर है, वो गेहूं बेचता है, वीट बेचता है फ्लोर मिल को, जो उसको पीस कर आटा बनाएंगी। कितने में? 8 रुपीज पर केजी। ठीक है, हम मान के चलते हैं आसानी के लिए कि 1 किलो ही वो सामान बेच रहा है, 1 किलो ही गेहूं दे रहा है, तो 8 रुपए का इसने बेचा। अब फ्लोर मिल वाला क्या कर रहा है, इसको 10 रुपए का बेच दे रहा है, तो यानी प्रॉफिट इसको कितने का हुआ? +2। अब ये बिस्किट कंपनी क्या करती है, ये 60 रुपए का 1 किलो जो उसने आटा लिया था, फ्लोर लिया था, उसको 60 रुपीज में कस्टमर को बेचती है। ठीक है, 15 पैकेट बनते हैं, ऐसा आपका लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि 15 पैकेट बनते हैं। हम सिंपल पैकेट को ना देखकर ये देखेंगे कि 60 रुपए का वो 1 किलो का जो उसने आटा खरीदा था उससे इन्हें बिस्कुट बनाने के बाद और चीज भी मिलाई होगी और उसके बाद कंज्यूमर तक या कस्टमर कहने पहुंचता है। ठीक है, तो बिस्किट कंपनी ने कितना प्रॉफिट रखा? 50 रुपीज का प्रॉफिट रखा। ठीक है, और चीज जो इसने ऐड की उसको हम अगर छोड़ दें आसानी के लिए अपनी, तो सिंपल से आएगा कि 50 रुपीज इसको प्रॉफिट हुआ। तो कस्टमर तक जो सामान पहुंचा वो कितने का पहुंचा? 60 रुपीज का। उसको तो बचते मतलब मैंने 60 रुपए का बिस्किट खरीदा। ठीक है, और ये सामान चला कितने का था? 8 रुपए से चला था। ठीक है, फ्लोर मिल ने इसकी 2 वैल्यू बढ़ा दी, अब ये कितने का हो गया? 10 का हो गया, और बिस्किट कंपनी ने इसकी 50 वैल्यू बढ़ा दी और ये 60 कर दिया। ठीक है, तो अलग अलग हम इसको नहीं जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि फार्मर ने 8 रुपए का बेचा, फ्लोर मिल ने 10 रुपए का बेचा, बिस्किट कंपनी ने 60 रुपए का बेचा। तो टोटल अगर हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 78 हो जाएगा। ठीक है, यानी 78 रुपए का सामान बिका, क्योंकि 8 रुपए का तो फार्मर ने बेचा, 10 रुपए का फ्लोर मिल ने बेचा, 60 रुपए इसका बिस्किट कंपनी ने बेचा। लेकिन हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो आप खुद ही देख रहे हो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि सामान तो 60 रुपए का ही आखिरी में बिका, लेकिन यहां 78 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट में कितने का सामान बिका उसको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारी आसानी होगी। वरना अलग अलग जोड़ना पड़ेगा कि फ्लोर मिल ने कितना प्रॉफिट कमाया, 8 रुपए, फ्लोर मिल ने 2 रुपए कमाया, इसको जोड़ लेंगे, बिस्किट कंपनी ने 50 कमाया, इसको जोड़ लेंगे, तब जाके 60 आएगा। तो इस अलग अलग जोड़ने से बचने के लिए हम एक साथ क्या करते हैं, सिंपल कितने का फाइनल पहुंचा सामान उतना जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स दैट इज गुड दैट रीच द कस्टमर। तो बिस्किट यहां पर फाइनल प्रोडक्ट होगा या फाइनल गुड कह ले, जो कि कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। तो बस वही चीज हम जोड़ेंगे। वाई आर द ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर काउंटेड। क्यों फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही हम जोड़ते हैं, अलग अलग सबको जोड़ लें? इसका रीजन तो आप देख ही चुके हो, मैंने दिखाई दिया कि अलग अलग अगर जोड़ेंगे तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट एंड व्हीट फ्लोर इज इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। तो बीच के जो सामान थे जो हमने देखा, चाहे फ्लोर हो या व्हीट हो, ये इंटरमीडिएट गुड्स यानी बीच के सामान है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सब जो सामान बने ये फाइनल सामान बनने के लिए यूज हुए।
यानी जो फ्लोर बना था, यानी जो आटा था, वो डायरेक्ट यूज नहीं हुआ, बल्कि वो बिस्किट के फॉर्म में यूज हुआ। तो ये सब बीच के सामान थे। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन द मेकिंग द फाइनल गुड्स। तो जो फाइनल सामान हमारे सामने बन कर आया था, उसमें इन सब बीच वालों की सारी वैल्यू शामिल थी। जैसा कि आप देख सकते हो, 60 रुपए का सामान बना, तो इसमें बिस्किट कंपनी का 50 और फ्लोर मिल का 2 और फार्मर का 8, ये मिला हुआ है, इसको अलग जोड़ने की हमको जरूरत नहीं है। हैंस द वैल्यू ऑफ ₹60 फॉर बिस्किट, यानी फाइनल गुड जो है 60 रुपए का बिस्किट, ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लोर जो कि 10 रुपए का था। ठीक है, 8 रुपए गेहूं था और 2 रुपए का उसको पीसने का लिया, तो 10 रुपए का। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड वुड हैव बीन इंक्लूडेड। तो सारी चीजें उसमें जोड़ी गई होंगी बीच में जितनी है, इसीलिए हमको अलग अलग काउंट करने से अच्छा फाइनल वाला ही हम काउंट कर लेते हैं। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same things a number of time। तो इसीलिए अलग अलग मैंने आपको बताया कि अलग अलग हम जोड़ रहे थे तो 78 आ रहा था, जो कि गलत है, क्योंकि उसकी तो वैल्यू काउंट हो चुकी है। इसलिए बार बार हम एक ही चीज की काउंट कर लेंगे तो सीधी सी बात है, वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। फर्स्ट एज व्हीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट। तो पहले व्हीट के लिए हमने जोड़ लिया 8, उसके बाद फ्लोर 10 तो 18 हो गया, और फाइनल बिस्किट 60 तो 78 हो रहा था, जो कि गलत था। The value of the final goods and service produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। तो कितना एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो कैसे हम निकालेंगे? उस एक साल के अंदर जितना सामान बन रहा है या जितनी सर्विस दी जा रही है, उसी को हम कहेंगे कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है। यानी इंडिया की बात करें तो रुपए में उसको काउंट कर लेंगे, कितने रुपए का सामान, फाइनल सामान बना या कह लें बिका, या फाइनल सर्विस कितने रुपए की दी गई, उसको जोड़ लेंगे तो यही आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिवन गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ऑफ अ कंट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जीडीपी एग्जाम में आपके पूछ सकता है और बहुत बार पूछा है कि जीडीपी क्या होती है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये क्या होता है, तीनों सेक्टर का हमने पहले अलग अलग जोड़ लेंगे कि हाँ कितने का फाइनल सामान बना, उसके बाद जब सबको जोड़ लेंगे तो वही आ जाएगा जीडीपी। ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। तो एक पार्टिकुलर ईयर के अंदर, यानी एक साल के अंदर कितने सामान बने या कितनी सर्विस दी गई, उसे एक कंट्री की बात करें, उसे एक कंट्री के अंदर, तो उनकी वैल्यू ही क्या कहलाएगी, ये जीडीपी हमारी कहलाएगी। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जीडीपी क्या बताता है, इससे क्या बदलता है कि कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सोच लें, कोई कपड़े की दुकान है, एक कपड़े की दुकान वाला है, वो 100 कपड़े बेचता है दिन भर में, और एक है जो 1000 कपड़े बेचता है, तो बड़ी दुकान किसकी मानी जाएगी? जो ज्यादा कपड़े बेच रहा होगा, 1000 वाला माना जाएगा। इसी को कहते हैं हम इकोनॉमी, यानी जितना ज्यादा सामान बनेगा उतनी ज्यादा सामान बिकेगा भी और उतनी ही ज्यादा जीडीपी होगी, और तभी हम कहेंगे कि ये इकोनॉमी बड़ी है। और अगर कम सामान बिकेगा, कम सामान बन रहा है देश के अंदर, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी छोटी है। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा बनाते हैं या बहुत ज्यादा वैल्यू के सामान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेरिका की बात करें, तो उनकी जो बड़ी सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो होती है वो वॉर इंडस्ट्री है, हथियार बनाने वाली। अब एक एक एयरक्राफ्ट पे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होता है, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा पैसा उनके पास आ जाता है, इसीलिए उनकी जीडीपी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वैल्यू काउंट हो रही है ना, अमाउंट नहीं काउंट किया जा रहा है, वैल्यू काउंट की जा रही है। In India, the mammoth task of measuring the GDP is undertaken by the central government ministry। तो इंडिया के अंदर ये जो इतना बड़ा सा काम है, जीडीपी कैलकुलेट करना आसान बात है, इतना बड़ा काम है, इतना सामान बन रहा है, तो इस बड़े काम को कौन करता है? केंद्र सरकार का ही एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट होता है जो ये काम करता है। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस government departments of all India states and union territories collect information related to the total volume of goods and services and their price and then estimate the GDP। तो ये काम कैसे करता है? सिर्फ अकेले ही काम नहीं करता, बल्कि और जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है अलग अलग स्टेट्स के या यूनियन टेरिटरीज के, सबसे इंफॉर्मेशन लेता है कि आप बताइए कितना सामान आपके यहाँ से बना या कितनी सर्विस दी गई और कितना पैसे का, यानी कितने अमाउंट का सामान दिया गया या कितने अमाउंट की सर्विस दी गई। उस इंफॉर्मेशन लेकर फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि कितनी जीडीपी हमारी हुई। एकदम एग्जैक्ट हम नहीं पता कर पाते, बल्कि एक अंदाजा होता है कि हाँ इतनी जीडीपी है। तो ओके, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए हुए लिंक पर
जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चाहे मैथ्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सबकी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।